हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC 11 से जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक महत्वपूर्ण चैप्टर वराहमिहिर लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। वराहमिहिर प्राचीन गणित एवं ज्योतिष के विद्वान। वराहमिहिर का जन्म के संबंध में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म उज्जैन के पास कापिथ्य नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम सत्यवती था। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। गुप्त काल में जब देश की जनता सभी तरह से सुखी थी, बाह्य आक्रमणों से देश सुरक्षित था, तो देश में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। यूनानी विद्वानों के साथ भारत का संपर्क हो जाने के कारण भारतीय और यूनानी विद्वानों के मध्य पारस्परिक विचार विमर्श के फलस्वरूप भी भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रगति को अधिक बल मिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के गणित संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पांडे ने विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर अपने शोध पत्र में यह लिखा है कि यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन गणित एवं ज्योतिष के आचार्य वराहमिहिर उज्जैन के ही मूल निवासी थे। डॉक्टर पांडे का मानना है कि आचार्य वराहमिहिर आदित्य दास के पुत्र थे। उन्होंने उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर स्थित कायथा ग्राम में स्थापित सूर्य के आशीर्वाद से गणित और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर पांडे ने यह भी स्पष्ट किया है कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित ज्योतिर्विद अभिरंग में वर्णन के अनुसार वराहमिहिर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में एक थे। कहा जाता है कि अधिक आयु हो जाने पर भी जब आदित्यदास को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की। कुछ समय बाद आदित्यदास को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम मिहिर रखा। मिहिर शब्द का अर्थ होता है सूर्य। वराहमिहिर गुप्त काल में भारत के ज्योतिर्विज्ञान के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए। वराहमिहिर के ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वह सन 499 में अवश्य जीवित रहे होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु 587 में मानी जाती है। वराहमिहिर और आर्यभट्ट लगभग एक ही समय में हुए। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी की रचना 499 में की थी। वराहमिहिर को भद्रबाहु के भाई और जैन मानना सही नहीं है। वह शिव, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं की पूजा करते थे। उनके नामकरण के विषय में एक कथा प्रचलित है कि बड़ा होने पर मिहिर ने अपने पिता आदित्य दास से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया तथा इस विद्या का गहन अध्ययन किया। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल किया। राजा विक्रमादित्य के पुत्र जन्म होने पर मिहिर ने भविष्यवाणी की कि आमुक वर्ष के आमुक दिन एक सूअर उनके पुत्र की हत्या कर देगा। राजा ने अपने पुत्र की सुरक्षा को बहुत अच्छी व्यवस्था की, पर अंत में मिहिर की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उसी दिन उनके नाम में वराह जोड़ दिया गया और वे वराहमिहिर के नाम से संबोधित किए जाने लगे। वराह का अर्थ सूअर। वह सूर्य के उपासक थे। ऐसा भी माना जाता है कि उन्हें सूर्य की कृपा से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह बड़े साहसी थे। पुरातन भारत के ज्योतिषियों में वराहमिहिर ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। कारण यह है कि उनके कुछ ग्रंथों में फलित ज्योतिष शास्त्री वर्तमान समय में भी प्रयोग करते हैं। वराहमिहिर ने खगोल विद्या एवं ज्योतिष शास्त्र पर जो ग्रंथ लिखे, उनसे उनके व्यापक ज्ञान की जानकारी मिलती है। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, अर्थात 5 सिद्धांत। यह खगोल विद्या और ज्योतिष विज्ञान का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही यह गणित का संग्रह गौरव ग्रंथ है। इसकी प्रसिद्धि का श्रेय डॉक्टर थोबो तथा महामहोपाध्याय सुधारक द्विवेदी को है।
इस ग्रंथ को उन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड खगोल विद्या पर है और शेष 2 खंडों में ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ का पहला भाग पंच सिद्धांत नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में वराहमिहिर ने अपने से पहले प्रचलित 5 ज्योतिष सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। वे पुराने सिद्धांत अब उपलब्ध नहीं हैं। इस ग्रंथ में वराहमिहिर ने विस्तार पूर्वक यह भी उल्लेख किया है कि खगोल विद्या के अध्ययन के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। इसी कारण भारतीय ज्योतिष के इतिहास में वराहमिहिर के इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ की रचना सन 505 ईस्वी में की थी। अलबरूनी ने वराहमिहिर की बड़ी प्रशंसा की है। उस समय ज्योतिष और गणित का ज्ञान एक ही ग्रंथ में दिया जाता था, परंतु वराहमिहिर के ग्रंथ प्रमुखतया फलित ज्योतिष से संबंधित है। वराहमिहिर के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोल है, जिसके धरातल पर पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, नगर आदि फैले हुए हैं। अगर यमकोटि नगर विश्व के एक और स्थित है तो उसके बिल्कुल दूसरी ओर रोम, जिसे रोम नगर स्थित है, तो इसका अर्थ नहीं है कि एक नगर नीचे और दूसरा ऊपर है। पृथ्वी का धरातल चारों ओर से एक सा होने के कारण कोई स्थान ऊपर या नीचे नहीं कहा जा सकता। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के पृथ्वी के परिभ्रमण सिद्धांत को गलत कहा। उसने कहा था कि यदि पृथ्वी घूमती है तो एक पक्षी जो अपने घोंसले से उड़कर पश्चिम दिशा की ओर चलता जाए तो लौटकर अपने घोंसले में वापस कैसे आ जाता है। वराहमिहिर के ग्रंथ के दूसरे भाग का नाम वृहद जातक है। इस भाग अथवा ग्रंथ में वराहमिहिर ने ज्योतिष विज्ञान, विशेषतया यात्रा और विवाह मुहूर्त, जन्म कुंडी आदि का वर्णन किया है। ग्रंथ के तीसरे खंड का नाम वृहद संहिता है। इस ग्रंथ में 4000 श्लोक हैं। इसमें केवल ज्योतिष के बारे में ही नहीं अपितु अनेक विधाओं का ज्ञान कराया गया है। इस ग्रंथ से हमें उस समय के राज्यों, जनपदों, रीति रिवाजों, विश्वासों आदि के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। 1500 वर्ष पूर्व के भारत का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वराहमिहिर का यह ग्रंथ बड़ा सहायक और उपयोगी है। वराहमिहिर ने एक जैव संकेतकों की सूची बनाई, जिसमें कोई 30 प्रजातियों के पौधे, आधा दर्जन प्राणी जैसे कि आर्द्रता पसंद करने वाले पेड़ों को, मेढक तथा सूखापन के प्रति संवेदनशील कीड़ों जो हमेशा गीलेपन की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, शामिल है। चूंकि इन जैव संकेतकों को अनपढ़ व्यक्ति भी पहचान सकते हैं और उन पर कोई खर्च भी नहीं आता, डॉक्टर प्रसाद इसे सूखे से संघर्ष की जनता टेक्नोलॉजी नाम दिया है। किंतु चूंकि वराहमिहिर ने यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है, किसी को यह विश्वास ही नहीं होता कि वह वैज्ञानिक भी हो सकता है। डॉक्टर प्रसाद के अनुसार वराहमिहिर की तकनीक से जल स्रोतों की खोज आसानी से हो सकती है और दीमक की बाम्बियां भूजल की सबसे बढ़िया संकेतक होती हैं। दीमक बहुत गहरे जाकर जल पटल तक पहुंचते हैं और यहां से पानी लाते हैं ताकि बाम्बियों में आर्द्रता बनी रहे, जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है। दूसरे निश्चित संकेत ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें ऐसी होती हैं जो जल पटल से पानी खींच लाती हैं। वृहद संहिता ज्योतिष के संहिता विभाग की महत्वपूर्ण कृति है। इतिहासकार भी प्रमाण स्वरूप सादर इसका उल्लेख करते हैं। लगभग सन 1894 में केर्न इसे प्रकाश में लाए और एशियाटिक सोसाइटी की जर्नल में इसका संपूर्ण अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से हमारा यह विषय वराहमिहिर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।